जी, तो कल खेला जा रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और आज वैसे न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को भी हरा दिया है। तो पहले बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच की। तो बांग्लादेश भी मेरे ख्याल से सबको 2-2 पॉइंट देने आए हैं। उनको खुद को तो 2 पॉइंट मिल गए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन बांग्लादेश भी पता नहीं कब ग्रो करेगी, क्योंकि शकीब अल हसन और मशफिकुर रहीम ये दोनों ही अक्सर खड़े हुए होते हैं संगकारा और जयवर्धने की तरह। अब ये भी रिटायरमेंट के करीब हैं। अब ये रिटायर हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश का कोई बिल्कुल ही वेस्ट इंडीज़ वाला ही हाल हो जाएगा कि वर्ल्ड कप में भी, अगले वर्ल्ड कप में पता नहीं क्वालिफाई कर सकेंगे भी या नहीं कर सकेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने भी गिरते पड़ते एक अच्छा डिसेंट टोटल बना लिया था। चेन्नई की विकेट है, स्पिनिंग ट्रैक है, जैसे हमने इंडिया को देखा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 200 पे रिस्ट्रिक्ट किया। और फिर इंडिया को भी मुश्किल हुई थोड़ा चेस करने में, अर्ली 3 विकेट्स गिर गए थे। लेकिन बहरहाल इंडिया वो मैच फाइनली जीत गया। लेकिन बांग्लादेश का भी अब कुछ अरसे में शाकिब अल हसन के रिटायरमेंट के बाद तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही एंड होने वाला है बांग्लादेश की टीम का। न्यूजीलैंड खैर अभी तक अनबीटन है इस टूर्नामेंट में और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। केन विलियमसन भी आ गया है। तो वो भी एक टांग पे आके 50 करके जा रहा है। पहले वार्म अप मैच में हमें एक टांग पे 50 कर गया, अभी इधर इस मैच में आके एक टांग पे 50 कर गया। तो सभी टीमें ख़तरनाक लग रही हैं और सारी ही टीमें हमें अपनी टीम से भारी लग रही हैं। तो आगे खैर अभी टूर्नामेंट पूरा बाकी है। तो अभी न्यूजीलैंड की अभी मज़ीद बड़ी टीम से मैच होने बाकी हैं। एक बड़ी टीम को तो वो मार ही चुके हैं, अभी मज़ीद बड़ी टीम से मैच होने बाकी हैं। तो न्यूजीलैंड की टीम ओवरऑल बड़ा अच्छा खेल रही है टूर्नामेंट में। अच्छा, कल जो मैच खेला जाना है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान के साथ मसला ये चल रहा है कि जो पहले हमारी स्ट्रेंथ थी अब वही हमारी जो है कमज़ोरी बन गई है, अब वही हमारी वीकनेस बन गई है। लेकिन हमारी टीम को किसी हार के प्रेशर के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 92 में जो कैप्टन थे इमरान खान साहब, द ग्रेट कैप्टन, उनकी एक ही वर्ल्ड कप जीते हुए उनकी कप्तानी में, जब वो नहीं हरा सके उनके साथ जावेद मिर्दाद, वसीम अकरम, आकिब जावेद और बहुत सारे खिलाड़ी थे। और फिर 96 में हम क्वार्टर फाइनल इंडिया में खेला, वसीम अकरम कैप्टन थे लेकिन वो क्वार्टर फाइनल में इंजर्ड हो गए थे, वो खेल नहीं सके, तो आमिर सुहेल ने कप्तानी की। तो वो क्वार्टर फाइनल भी हम हार गए। स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था उस क्वार्टर फाइनल में, लेकिन हम वो क्वार्टर फाइनल हार गए। उसके बाद 99 में वसीम अकरम फिर कप्तान थे, द ग्रेट वसीम अकरम, स्विंग के सुल्तान। उनके साथ भी जो टीम थी, मेरे ख्याल से कोई उसमें कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 8-9 तो सुपर स्टार ही थे। शोएब अख्तर अपनी फुल पीक पे थे, वकार यूनुस बाहर बैठे हुए थे, तो आप शोएब अख्तर की पीक का अंदाज़ा लगा सकते थे वो किस पीक पे खेल रहे होंगे। वो मैच भी हम हार गए। 2003 में दोबारा जब सामना हुआ, वकार यूनुस साहब कप्तान थे, द ग्रेट फास्ट बॉलर वकार यूनुस। और वो टीम भी हमारी, मेरे ख्याल से उस टीम में एक तौफीक उमर के अलावा कोई 10 तो सुपर स्टार थे। और उसमें हमारी बॉलिंग भी वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, शकील मुश्ताक, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद, ये हमारी बॉलिंग थी। बैटिंग में भी सईद अनवर, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ इंतज़ाम, मतलब लेजेंड, 10 के 10 लेजेंड, 10 के 10 सुपरस्टार। और इन दिनों में मेरे ख्याल से इंडिया की बॉलिंग भी कोई इतनी ख़ास होती नहीं थी कि सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, गंगूली, ये लोग बॉलिंग कर रहे होते थे आखिर की, इवन आखिर के ओवर्स में ये बॉलिंग कर रहे होते थे। तो मेरे ख्याल से उस वक्त इंडिया की बॉलिंग भी बिल्कुल थकी हुई थी। बैटिंग तो खैर हमेशा से इंडिया की अच्छी रही है, 2003 में भी हम हार गए। फिर 2011 में पाकिस्तानी टीम का सामना हुआ इंडिया से सेमीफाइनल में, इंडिया में ही। तो उस वक्त भी टीम बड़ी अच्छी जा रही थी, कोई एक मैच हार के पहुंचे थे हम सेमीफाइनल में, बस न्यूजीलैंड से मैच हारे। तो उस वक्त भी शाहिद आफरीदी फॉर्म में थे और उस टीम भी बहुत बहुत ज़बरदस्त टीम जा रही थी, लेकिन नहीं हरा सके। टारगेट भी कोई इतना था नहीं, कोई 260-70 एक रन थे, तो उसमें भी नहीं हम हरा सके। तो 2015 में फिर हमारा आमना सामना हुआ, मिसबाह उल हक कप्तान थे, उस वक्त भी बड़े टैलेंटेड टीम थी हमारी 2015 की, लेकिन वो भी हम हार गए। 2019 में सरफराज अहमद की जितनी तारीफ़ें की जा रही हैं कप्तानी की, तो उस मैच में भी हम कोई बुरी तरह ही हारे, कोई कुछ अच्छा परफॉर्म तो हमने किया नहीं। तो जब ये इतने ग्रेट कप्तान, साथ के साथ कप्तान, ग्रेट कैप्टन, ग्रेट प्लेयर्स इनके साथ, जब ये नहीं हरा सके तो यार आप लोग क्या हो इनके सामने। तो हार का प्रेशर लेने की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से जितना प्रेशर आपके ऊपर होगा उतना ही प्रेशर इंडिया की टीम पे भी होगा, बल्कि ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, उनके पास खोने के लिए है। उनका एक रिकॉर्ड चल रहा है, 7-0 है, वो 8वां मैच है वर्ल्ड कप में। वो हार जाएंगे तो उनको ये डर है कि हम हार जाएंगे तो रिकॉर्ड जो है ना टूट जाएगा, नील टूट जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर रोहित शर्मा पे होगा, क्योंकि उन्हीं की कप्तानी में खेल रहे हैं, तो उनको ये डर भी होगा कि हम पहली दफ़ा पाकिस्तान मेरी कप्तानी में ही ना जीत जाए इंडिया से।
तो मेरे ख़्याल से प्रेशर की बात है नहीं पाकिस्तान को प्रेशर। खैर बड़ा मैच है, 1.25 लाख लोग होंगे, शोर होगा, प्रेशर तो बनता है, लेकिन इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इंडिया भी प्रेशर में होगा। और अगर उनको ये भी डर होगा अगर हम हार गए तो अपने ही होम ग्राउंड पे हारेंगे और पहली दफ़ा हारेंगे। बॉलिंग में थोड़ी सी वीकनेस नहीं बल्कि काफ़ी वीकनेस है क्योंकि शाहीन की भी फिटनेस का पता नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके से वो बहुत कम स्पीड से बॉल कर रहा था, तो ये सबसे बड़ा सवाल ये निशान होता है बॉलर के फिटनेस पे कि वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और दूसरा ये कि अभी एक बाबर आजम पे इनिंग ड्यू है, एक ओपनर पे इनिंग ड्यू है। मेरे ख्याल से टीम में तब्दीली पे अगर बात करें तो एक तब्दीली की जा सकती है, इमाम की जगह फ़खर को खिला सकते हैं क्योंकि इमाम और फ़खर दोनों ही फॉर्म में नहीं है। और इमाम की बैटिंग का स्टाइल अलग है, फ़खर का ज़रा एग्रेसिव है। इमाम अगर 25 ओवर तक खड़ा रहा तो वो मेरे ख्याल से कोई 70-75 रन बना के खड़ा हुआ होगा, और अगर फ़खर जमान 25 ओवर तक खड़ा रहा तो उसके अपने मेरे ख्याल से 130 रन होंगे। तो दोनों में ये डिफरेंस है, जब फॉर्म में ही नहीं है दोनों तो मेरे ख्याल से फ़खर जमान के साथ जा सकते हैं। बाकी तो और किसी तब्दीली की ज़रूरत है नहीं, आधा आपको आप बिठा नहीं सकते, और नवाज़ से एक अच्छा ऑप्शन बैटिंग का भी मिल जाता है आपको, तो इसलिए मेरे ख्याल से स्पिनर्स को भी बिठा नहीं सकते और बिठाना भी नहीं चाहिए। इस मैच में एक चांस ज़रूर लेना चाहिए इन दोनों के साथ, एक और चांस लेना चाहिए दोनों के साथ। बाकी शाहीन आफरीदी की जो पहले ओवर में जो गेंद अंदर आती है वो मिसिंग है, स्पीड उसकी हो नहीं रही है, और विकटें भी मेरे ख्याल से सब तमाम ही फास्ट बॉलर्स बिठ रहे हैं। किसी भी फास्ट बॉलर ने मेरे ख्याल से कोई इतनी अच्छी बॉलिंग की नहीं है अभी तक टूर्नामेंट में, सिवाय एक आध विकेट मैच के, जहाँ साउथ अफ्रीका का पिछला मैच जैसा हुआ, वो विकेट भी अच्छी थी, खैर सपोर्टिंग विकेट थी। तो मेरे ख्याल से विकटें ही ऐसी हैं, तो मेरे ख्याल से शाहीन आफरीदी को भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विकटें ही ऐसी हैं। और एक दूसरी बात ये भी है कि इंडिया की बैटिंग बड़ी सेट है, बड़ी बैलेंस बैटिंग है, और तकरीबन तमाम के तमाम ही बैट्समैन जो हैं फॉर्म में हैं। बॉलिंग उनकी वैसी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल से कल बाबर आजम को स्कोर करना चाहिए, बड़ा स्कोर करना चाहिए, एक ओपनर को स्कोर करना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक नो डाउट बहुत अच्छा खेले, लेकिन कल के मैच में अब्दुल्ला शफीक को पता चलेगा कि वो प्रेशर किस तरह हैंडल कर सकता है। सऊद शकील पे बहुत डिपेंड करेगा, सऊद शकील का भी पता चलेगा, अगर उसकी बैटिंग आती है, किसी प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग आती है, तो कल से सऊद शकील का भी पता चलेगा कि वो प्रेशर को किस तरह हैंडल कर सकता है। तो कल अच्छा मैच होना चाहिए। और मेरे ख्याल से कोई ओपनिंग सेरेमनी तो रखी नहीं थी कल के मैच में, कोई थोड़ा बहुत सेरेमनी रखी है तो भाई क्यों रखी है कल के मैच में, एक ओपनिंग सेरेमनी कर लेते। हो सकता है दूसरी टीमें भी ये सोच रही हूँ भाई ये इस मैच में सेरेमनी हो रही है, हम क्या यहाँ पे भुट्टे भुनने हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम। अब कल ही पता चलेगा कि 8-0 होता है या 7-1 होता है। तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तानी टीम, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।